internal structure of the earth. पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो की टॉपिक है ये शॉर्ट नोट्स का है और इसे या इससे संबंधित जो कि प्रश्न होते हैं वो 300 शब्द या उससे कम शब्दों में आपको लिखना होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कहा इसके ऊपर जो कि प्रश्न बनते हैं सबसे सरल रूप में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। दूसरा जो प्रश्न बनता है इसके ऊपर वो है संक्षिप्त टिप्पणियां। दूसरा जो कि प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में भूकंपीय तरंगों की क्या भूमिका है। इस दो चीज को ध्यान में रख करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले प्रश्न के ऊपर आते हैं। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूछा जाता है तो इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अर्थ है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 संकेंद्रीय पेटियों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। दूसरा पक्ष ये है और तीसरी बात जो है कहा इन दोनों पक्षों की व्याख्या करने में भूकंपीय तरंगों की जो भूमिका होती है। इन तीनों बिंदुओं को समाविष्ट करके इस टॉपिक को डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सरल अर्थ पृथ्वी की माध्य त्रिज्या से है। पृथ्वी की माध्य त्रिज्या 6371 किलोमीटर मानी जाती है। इसका अर्थ ये हुआ यदि पृथ्वी को हम व्यवहारिक तौर पर पूर्ण गोलाकार रूप में स्वीकार करते हैं तो किसी भी संस्पर्शीय तल से पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो की दूरी होती है यही पृथ्वी की त्रिज्या होती है। क्योंकि ये त्रिज्या विषुवतरेखीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, पर्वत के ऊपरी सिरे से और जो है क्या घाटी के संदर्भ में अलग अलग होता है, इसीलिए हम पृथ्वी की माध्य त्रिज्या के संदर्भ में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी संस्पर्शीय बिंदु के सापेक्ष 6371 किलोमीटर की जो दूरी होती है पृथ्वी की, इस दूरी के बीच या इस क्षेत्र में किस किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, उन पदार्थों की भौतिक अवस्था क्या होती है, भूकंपीय तरंगों की प्रकृति जो है क्या हुआ इन अलग अलग क्षेत्रों से गुजरने के बाद कैसे परिवर्तित होती है, इन सभी विषयों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत समझा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए सामान्यतया 2 पक्ष होते हैं, एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरा जो है क्या हुआ अप्रत्यक्ष विधि। हम जानते हैं कि पृथ्वी की
सतह से 6371 किलोमीटर की गहराई वाला जो भाग होता है वहां पर प्रत्यक्ष तौर पर पहुंचना मुश्किल है, और इसीलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम अप्रत्यक्ष विधि से समझने की कोशिश करते हैं। अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत ज्वालामुखी उद्गार प्रक्रिया, वल्केनिज्म, भूकंपीय घटनाएं, और भूकंपीय तरंगों को शामिल किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जो कि ज्वालामुखी या उद्गार की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसके द्वारा पृथ्वी के अंतरतम के भागों से पृथ्वी की सतह पर कई प्रकार के पदार्थ जो है निश्चित होते हैं। सामान्यतया पृथ्वी के अंतरतम भागों में से 100 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की गहराई से ये ज्वालामुखी पदार्थ पृथ्वी की सतह के ऊपर बाहर आते हैं। उस निश्चित पदार्थों का तापमान क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, ये जानकारी जो है आसानी से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो सामान्यतया ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया 350 किलोमीटर की गहराई पर, कहीं कहीं पर जो है कुछ अधिक गहराई वाले भागों से भी ज्वालामुखी उद्गार जो है प्रकट होता है, और उस गहराई तक की जानकारी हमें वल्केनिज्म या वोल्केनिक प्रोसेस के द्वारा प्राप्त होता है। भूकंपीय घटनाओं के अंतर्गत कभी कभी कुछ भूखंड जो होता है बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है, कभी जो है वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। अभी हाल में आपने देखा होगा 1999 ईस्वी का वर्ष था, और जो है 26 जनवरी का समय था। उसमें से भूज और जो है उस्मानाबाद जो कि उसका एपी सेंटर था, वहां से जो कि भूकंप की जो घटनाएं हुई, तो धरातल से 3 से 4 किलोमीटर की गहराई पर कई सरिताएं जो कि प्रवाहित होती थी, वो धरातल के ऊपर प्रकट होकर के जो है वो संचरित होने लगी, बहने लगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो है कुछ गहराई तक कई सरिताएं जो है वो प्रवाहित होती हैं। ये जो है हमें कैसे पता चला? भूकंपीय घटनाओं के द्वारा हुआ। लेकिन इन दोनों घटनाओं या इन दोनों प्रक्रियाओं से ज्यादा जो कि सबसे प्रमुख अप्रत्यक्ष विधि है वो है भूकंपीय तरंगे, और यही भूकंपीय तरंगों की इन्हीं भूकंपीय तरंगों की मदद से हमने जो है पृथ्वी के अंतरतम के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां हासिल की हैं। प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी की भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में हमारी कैसे मदद करते हैं। तो जब हम भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करते हैं तो 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगों से हम अवगत हैं। एल तरंग है, पी तरंग है, एस तरंग है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एल तरंगें धरातलीय भाग या धरातल से कुछ नीचे गहराई तक ही संचरण करती हैं, और इसीलिए ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में हमारी उतनी मदद नहीं कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से पी और एस तरंगें ही ऐसी 2 तरंगें हैं जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में मदद करता है। कैसे? तो पी तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एस तरंग ट्रांसवर्सल वेव है। इसका सरल अर्थ क्या होता है? जिसमें माध्यम के कण और जो है भूकंपीय तरंगें एक दूसरे के समानांतर या क्षैतिज रूप में संचरण करता है, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। पी वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक उदाहरण है, जिसमें कि इन तरंगों का प्रभाव पुश और पुल फैक्टर के रूप में होता है। इन तरंगों के प्रभाव में चट्टानें जो है कभी संपीड़ित होती हैं, कभी जो है फैलने की कोशिश करते हैं।
दूसरी जो कि तरंग है वो एस तरंग है, जो कि ट्रांसवर्सल वेव का उदाहरण है। ट्रांसवर्सल वेव का अर्थ क्या होता है? जिसमें भूकंपीय तरंगों का संचरण माध्यम के कण की दिशा के लंबवत या लगभग लंबवत रूप में होता है। अब इन दोनों तरंगों की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं की मदद से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करते हैं मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर से लेकर के 700-800 किलोमीटर की गहराई तक भूकंप की उत्पत्ति होती है। जिस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। या फोकस कहलाता है। इस भूकंप मूल से तीनों तरंगें जो है कहा एक साथ उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न होने के बाद अलग अलग दिशाओं में संचरित होती हैं और परिणाम स्वरूप ये पृथ्वी की सतह के ऊपर पहुंचने की कोशिश करती है। इसका संचरण जो है कहा इस दिशा में भी हो सकता है। तो भूकंप मूल से उत्पन्न होने के बाद ये तरंगें जब पृथ्वी की सतह की ओर जाती हैं तो दोनों तरंगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ठोस भागों से होकर के जब इसका संचरण होता है इसकी गति अधिक होती है। यदि दोनों तरंगें आंशिक रूप से द्रवित भागों से होकर के गुजरती हैं तो इसका वेग जो है क्या हुआ वो अपेक्षाकृत कम हो जाता है। तो इस आधार पर हम जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कौन सी बात जो है क्या हुआ वो स्पष्ट कर सकते हैं कि भूकंपीय तरंगों की गतियां यदि उसमें कमी आती है या उसके वेग में बढ़ोतरी होती है तो हम पृथ्वी के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं उसकी भौतिक दशाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो भूकंपीय तरंगों में P और S तरंग की गति में अंतर भूगर्भ के चट्टानों की भौतिक दशा को समझने में मदद करती है। दूसरी जो विशेषता होती है P और S तरंगों की, तो उसमें से S तरंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि S तरंगें पूर्ण रूप से द्रवित भागों में संचरण नहीं कर सकती हैं। इसका सरल अर्थ क्या हुआ? यदि यह भूकंप मूल से उत्पन्न होने के बाद S तरंगें पृथ्वी के अंतरतम भाग में एक स्थान से दूसरे स्थान को संचरित होती हैं और संचरण होते होते एक ऐसा जगह आता है जहां पर कि उसका संचरण रुक जाता है। इस आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंतरतम का वह भाग पूर्ण रूप से द्रवित अवस्था का है। ये किस विशेषता के आधार पर हम कह सकते हैं? क्योंकि S तरंगें पूर्ण रूप से द्रवित भागों में संचरित नहीं हो पाती हैं। तो दूसरी जो विशेषता हुई S तरंगें पूर्ण रूप से द्रवित भागों में
संचरण नहीं करती हैं। ये कैसे पता चलता है? ये जो पी तरंगों का जो मूवमेंट है, एस तरंगों का जो मूवमेंट है, हम एक जो एपरेटस होता है सिस्मोग्राफ, उसके ऊपर जो है क्या इन तरंगों का की गति, उसके प्रभाव का जो है अध्ययन हम करते हैं। सिस्मोग्राफ में जो है क्या हुआ, जब आपको ये पता चलता है कि भूकंपीय तरंगों में से एस तरंगों का संचरण वहां पर रुक जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि पृथ्वी के अंदर के भागों में जहां पर एस तरंगों का संचरण जो है क्या हुआ पूरी तरह से रुक जाता है, इसका अर्थ हुआ कि वो भाग जो है क्या हुआ पूर्ण रूप से द्रवित अवस्था का है। और ऐसा भाग कहां पर होता है आप जानते हैं? ये जो है क्या हुआ, मान लीजिए कि पृथ्वी है, ये भूकंप मूल से जो है क्या हुआ एस तरंगों का संचरण हुआ, यहाँ पर ये फोकस है। यहां से मान लीजिए कि एस तरंगे जो है क्या हुआ वो इस दिशा में संचरण कर रहा है, और यहाँ आते आते मान लीजिए कि इसका संचरण जो है क्या हुआ यहाँ पर रुक गया। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि एस तरंगे या एस तरंगों का संचरण रुक गया। इसका अर्थ ये होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का यह भाग पूर्ण रूप से द्रवित भागों का बना हुआ है। ऐसा कहां होता है? तो हम कहते हैं कि 2900 किलोमीटर की गहराई के ऊपर का भाग जो है क्या हुआ पृथ्वी के अंतरतम का, वो पूर्ण रूप से द्रवित भाग का है। क्यों? किस आधार पर? एस तरंगों की उस विशेषता के आधार पर जिसमें कि हमें बताया जाता है कि एस तरंगों का संचरण पूर्ण रूप से द्रवित भागों में नहीं होता है। तीसरी जो की बातें होती हैं, भूकंपीय तरंगें की गति में अंतर पदार्थों के घनत्व में अंतर को दर्शाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से कुछ गहराई पर जहां पर कि भूकंप मूल जो है ये फोकस है, फोकस से मान लीजिए कि पी तरंगे और एस तरंगे जो है क्या हुआ दोनों इस ओर जो है क्या हुआ वो संचरण कर रही है, और ये मान लीजिए कि ये पी तरंग है और ये जो है क्या हुआ एस तरंग है। ये दोनों तरंगें जो है क्या हुआ इस फोकस से ओरिजिनेट होने के बाद इस दिशा में इसका संचरण है। संचरण के क्रम में यहां पर इसकी गति जो है क्या हुआ अलग है, और दोनों तरंगों की गति जो है क्या हुआ यहां पर इस क्षेत्र में मान लीजिए कि रीजन ए है, ये बी है, बी रीजन में जो है क्या हुआ इसकी गति और भी जो है क्या हुआ वो अलग हो जाती है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चूंकि भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर पदार्थों के घनत्व में अंतर को दर्शाता है, ठीक है, और सामान्यतया ऐसा कहा जाता है कि भूकंपीय तरंगों की गति में बढ़ोतरी वहां पर विद्यमान पदार्थों के घनत्व में वृद्धि को दर्शाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि यहां पर जो है क्या हुआ दोनों तरंगों का वेग जो है क्या हुआ ज्यादा था और यहां पर जो है क्या हुआ वो वेग जो है क्या हुआ उसकी तुलना में कम है, इसका सरल अर्थ ये हुआ कि दोनों जगह पर जो पदार्थ हैं उसके घनत्व में अंतर है, और जहां पर भूकंपीय तरंगों के वेग में अंतर आता है इसका अर्थ ये होता है कि वहां पर पदार्थों का घनत्व जो है क्या हुआ वो कम है। इसी आधार पर हम ये कहते हैं कि भूपृष्ठ के भागों में से महाद्वीपीय भूपृष्ठ की तुलना में महासागरीय भूपृष्ठ के भागों में भूकंपीय तरंगों की गति अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि महासागरीय भूपृष्ठ का घनत्व अधिक होता है और सामान्यतया अधिक घनत्व होने की वजह से वहां पर भूकंपीय तरंगों का वेग भी जो है क्या हुआ अधिक हो जाता है। तो ये एक गुणधर्म को समझाने में हमारी मदद करता है भूकंपीय तरंगे। उसी प्रकार से बाद में जो है क्या आधुनिक शोध के द्वारा ये पता चला कि मूल रूप से पी और एस तरंगों के अतिरिक्त कई अन्य भूकंपीय तरंगे हैं, जैसे कि पीजी, एसजी, पी स्टार, एस स्टार।
इन भूकंपीय तरंगों की गति जो होती है मूल भूकंपीय तरंग P और S की तुलना में अलग होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि जिन क्षेत्रों में PG या SG का संचरण हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी गति जो है क्या हुआ P और S के बीच का है। इसका मतलब वहां पर पदार्थों का घनत्व भी जो है क्या हुआ वो मूल पदार्थ के घनत्व से अलग होगा। उसी प्रकार से P स्टार और S स्टार जो है क्या हुआ अन्य भूकंपीय तरंगों की खोज हुई बाद में, और पता चला कि इसकी गति भी जो है क्या हुआ मूल P और S तरंगों की तुलना में अलग है। तो इन सभी भूकंपीय तरंगों के संचरण से एक बात तो स्पष्ट होता है कि चूंकि सबकी गतियां अलग अलग होती हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि अलग अलग भागों में जो है क्या हुआ वो जब अलग अलग गति से संचरण करती हैं, इसका अर्थ होता है कि अलग अलग भागों के घनत्व जो है क्या हुआ वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसी और भी कई जो है क्या हुआ P तरंग और S तरंगों की विशेषताएं होती हैं, जिसके आधार पर हम पृथ्वी के अंतरतम के गुणधर्मों को जानने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी की सतह के नीचे मान लीजिए ये जो है क्या पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह के नीचे जहां तक ठोस भाग होता है वहां पर भूकंपीय तरंगों की गति जो है क्या होती है वो ज्यादा होती है। कहते हैं कि 100 किलोमीटर से आगे 350 किलोमीटर की गहराई पर जब ये भूकंपीय तरंगें P और S जो है क्या हुआ वो आगे बढ़ती है तो एकाएक जो है क्या हुआ इस भूकंपीय तरंगों की गति में कमी आ जाती है। ये भूकंपीय तरंगों की गति में कमी इस चीज को दर्शाता है कि यहां पर पदार्थों का जो कि घनत्व है या पदार्थों का जो कि गठन है या कंपोजिशन है वो एकाएक जो है क्या हुआ उसमें परिवर्तन आया है। और 100 किलोमीटर से 350 किलोमीटर के अंतरतम भागों को हम दुर्बल मंडल के नाम से जानते हैं। और ये दुर्बल मंडल नामकरण जो हुआ है ये इसी वजह से हुआ है कि इन क्षेत्रों में एकाएक जो है क्या हुआ P और S तरंगों की गति कम हो जाती है। उसी प्रकार से जब आप पृथ्वी के और आंतरिक भागों में जाएंगे और जो है क्या हुआ उसके अंतर्गत जो है क्या हुआ कोर के बारे में बात करते हैं तो कोर को जो है बाह्य क्रोड और जो है आंतरिक क्रोड के रूप में बांट करके हम अध्ययन करते हैं। तो इसी भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम ये कहते हैं कि बाह्य कोर और आंतरिक क्रोड जो है क्या हुआ वो एक दूसरे से अलग प्रकृति की होती हैं। बाह्य क्रोड जो है क्या हुआ वो आंशिक रूप से द्रवित पदार्थों का या सेमी प्लास्टिक स्टेज का होता है और जो है क्या जो सबसे अंतरतम भाग होता है क्रोड का वो ठोस का बना होता है। किस आधार पर हमें निर्धारित करते हैं? क्योंकि एकाएक जो है क्या हुआ पृथ्वी के सबसे अंतरतम भाग जिसे कि आप आंतरिक क्रोड के नाम से जानते हैं वहां पर जो है क्या भूकंपीय तरंगों की गति वही हो जाती है जो कि ठोस भाग की होती है। इस आधार पर जो है कि हम पृथ्वी के अंतरतम भागों को ठोस भाग का बना हुआ मानते हैं। ये सभी जो है क्या हुआ कुछ गुणधर्म थे भूकंपीय तरंगों के जिसके आधार पर जो है क्या हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। और मूल रूप से जो कि आप जो है क्या हुआ वो प्रारंभिक अवस्था से अभी तक जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आप 3 संकेंद्रीय परतों में बांट करके जो कि अध्ययन करते हैं, ये अध्ययन का मूल आधार जो है क्या हुआ भूकंपीय तरंगों का अध्ययन ही है। अर्थात भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर ही हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 संकेंद्रीय परतों में बांट करके उसकी चर्चा करते हैं। और ये जो है क्या प्रश्न के उत्तर का मुख्य भाग होगा भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन संकेंद्रीय परतों में बांटा जाता है। इसको सबसे पहले सिंपल डायग्राम बनाने के क्रम में जो है आपको इस बात का ध्यान रखना। 3 संकेंद्रीय परत का अर्थ क्या होता है
सेंटर एक और जो है क्या हुआ विद द वेरिंग रेडियाई, यदि हम जो है क्या हुआ 3 सर्कल ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि विद दिस सेंटर और विद दिस रेडियस इफ यू ड्रॉ ए लेयर, इट इज फर्स्ट लेयर, हैविंग द सेंटर केप्ट द सेम एंड विद द वेरिएशन ऑफ द रेडियस इफ यू ड्रॉ द अनदर लेयर, क्या होगा यदि केंद्र को जो है क्या हुआ समान रखते हुए और त्रिज्या को जो है क्या हुआ हम परिवर्तित करते हैं, उससे जो है क्या दूसरी परत का निर्माण होता है। और उसी प्रकार से पुनः केंद्र को बरकरार रखते हुए त्रिज्या को जो है क्या हुआ वो फिर डिफर करते हैं, इससे जो कि हमें तीसरी परत मिलेगी। और इसी प्रकार से हम कहते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 संकेंद्रीय परतों में विभक्त होता है, और इसमें से जो कि सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको आप कहते हैं भूपृष्ठ, क्रस्ट। जो मध्यवर्ती भाग होता है इसे हम कहते हैं मेंटल, और जो कि सबसे अंतरतम भाग होता है इसे कोर या क्रोड के नाम से जानते हैं। अब इन तीनों भागों का जो है ब्रीफ स्टडी हमें प्रस्तुत करना है। देखिए अभी बीपीएससी के प्रश्नों की प्रकृति में परिवर्तन हुआ है, और जो हर एक प्रश्न को जो है 300 शब्दों से ज्यादा में नहीं लिखना है, तो उसके लिए जो कि टेबुलर मेथड होता है विच इज सपोज टू बी ए साइंटिफिक मेथड, वी हैव टू मेक यूज ऑफ दैट, और उसकी मदद से जो है इस विषय वस्तु को हम जो है शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? पृथ्वी की जो कि आंतरिक संरचना है जो कि 3 संकेंद्रीय परतों में विभक्त होती है, जिसे कि आप भूपृष्ठ, मेंटल या कोर या क्रोड के नाम से जानते हैं, उसको टेबुलर फॉर्म में जो है क्या हम इस तीनों के गुणधर्मों और जो तीनों परतों के बीच जो कि अंतर होता है उसको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का यह सबसे ऊपरी भाग होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ये मध्यवर्ती भाग होता है, और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे अंतरतम भाग होता है। ये पहला इसका पॉइंट हुआ। ये मध्यवर्ती भाग आपने डायग्राम में इसे दिखा दिया था, और ये अंतरतम भाग। दूसरा जो अंतर इन तीनों परतों के बीच होता है वो उसकी भौतिक अवस्था को लेकर के। तो दूसरा पॉइंट जो है क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट वन फ्रॉम द अनदर, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। तो भूपृष्ठ हमेशा ठोस होता है। भूपृष्ठ की परिभाषा होती है कि यह हमेशा ठोस, इलास्टिक या प्रत्यास्थ, परिदृढ़ और अविरूपणशील होता है। लेकिन इस परिभाषा में से जो है क्या हमें सिर्फ ये लिखना है कि भूपृष्ठ जो है क्या हुआ ये ठोस होता है, इसकी भौतिक अवस्था जो होती है वो ठोस की होती है। मेंटल जो है क्या हुआ, इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, इसका कुछ भाग जो है क्या हुआ ठोस भी होता है, जिसे कि आप जो है क्या हुआ इसकी अनदेखी कर देते हैं, ये ठोस भी होता है। उसके बाद जो है क्या हुआ आंशिक एवं पूर्ण रूप से द्रवित भी होता है, और कोर की भौतिक दशा क्या होती है, ये अर्ध ठोस एवं ठोस रूप में होता है। इसी को जो है सेमी प्लास्टिक और जो है प्लास्टिक स्टेज में कहा जाता है। तो भौतिक अवस्था भी जो है क्या तीनों परतों की अलग अलग होती है। तीसरा जो पॉइंट है ये उसकी मोटाई को लेकर के है। पृथ्वी की सतह से औसतन 35 किलोमीटर की गहराई वाला भाग जो होता है ये जो है क्या हुआ भूपृष्ठ का होता है। 35 किलोमीटर से आगे अप टू 2900 किलोमीटर की गहराई वाला भाग ये मेंटल का होता है, और 2900 किलोमीटर से
6371 किलोमीटर की गहराई वाला भाग जो होता है वो कोर का होता है। हालांकि देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है, जब आप ये कहते हैं कि पृथ्वी की सतह से औसतन 35 किलोमीटर की गहराई भूपृष्ठ की होती है, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए ये पृथ्वी की सतह होती है, कहीं पर जो है सिर्फ 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर ही इसकी गहराई होती है, कहीं पर जो है इसकी गहराई 40 किलोमीटर तक होती है, कहीं पर जो है इसकी गहराई 70 किलोमीटर, और हिमालय के क्षेत्र में तो भूपृष्ठ की मोटाई या गहराई जो है 80 किलोमीटर की होती है। ये जो कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये बतलाता है कि भूपृष्ठ का पार्श्व चित्र या प्रोफाइल सभी जगह पर एक समान नहीं होती है, लेकिन एज एन एवरेज जो है क्या हुआ, मतलब वी टेक द डेप्थ ऑफ द क्रस्टल पार्ट, ठीक है, विच इज एक्सटेंडेड अप टू 35 किलोमीटर एज एन एवरेज। ये जो है क्या हुआ इसका अर्थ है। चौथा पॉइंट जो है क्या हुआ, इसके उप विभाजन का है। भूपृष्ठ को आप दो उपवर्गों में उप विभाजित करते हैं, महाद्वीपीय भूपृष्ठ और महासागरीय भूपृष्ठ। यहां देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, महाद्वीपीय भूपृष्ठ और महासागरीय भूपृष्ठ किसको कहते हैं समझिए। ये जो है क्या हुआ महाद्वीपीय भाग है, ठोस भाग है। मान लीजिए कि इस ठोस भाग से जो है क्या हुआ सटा हुआ ये जो है क्या हुआ खुले सागर का भाग है, तो खुले सागर में जो है क्या हुआ वो जहां तक पानी होता है ये जो है भूपृष्ठ का हिस्सा नहीं होगा। कैसे? ये जो है क्या भूपृष्ठ की परिभाषा से आता है कि भूपृष्ठ हमेशा ठोस ही होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सागरीय भूपृष्ठ की जब हम बात करेंगे इसका अर्थ ये होता है कि सागर का नीतल जहां से प्रारंभ होता है, जहां से ठोस भाग होता है, उससे जो है का औसतन 8 से 10 किलोमीटर की गहराई वाला भाग जो होता है यही ओशनिक क्रस्ट का होता है। महाद्वीपीय भूपृष्ठ में जो है का ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि महाद्वीपीय भाग जो है का वो ठोस होता ही है। तो इस आधार पर आप भूपृष्ठ को जो है का दो वर्गों में बांट करके स्टडी करते हैं, महाद्वीपीय भूपृष्ठ और महासागरीय भूपृष्ठ। उसी प्रकार से अब महाद्वीपीय भूपृष्ठ और महासागरीय भूपृष्ठ दोनों में जो है का कुछ मूलभूत अंतर होता है। महाद्वीपीय भूपृष्ठ मैंने कहा कि इसे ऊपरी भूपृष्ठ के नाम से जानते हैं और महासागरीय भूपृष्ठ को जो है निचले भूपृष्ठ के नाम से जानते हैं। क्यों? ये जो है बेसिक फ्लोटेशन मेथड पर बेस्ड होता है। ये दोनों भाग जो है हुआ एक ही चीज के ऊपर तैरता प्रतीत होता है। आप जानते हैं कि जो भाग तैरने के क्रम में ऊपर होता है उसका घनत्व कम होता है और वो हल्का होता है, इसीलिए महाद्वीपीय भूपृष्ठ को हम ऊपरी भूपृष्ठ के नाम से जानते हैं। उसी के संदर्भ में जब हम महासागरीय भूपृष्ठ के बारे में बात करते हैं, ये जो है वो नीचे होता है महाद्वीपीय भूपृष्ठ की तुलना में। क्यों? क्योंकि ये जो है तैरने के क्रम में अधिक गहराई तक क्यों होती है? क्योंकि ये भारी पदार्थों से मिलकर के बनी होती है, अर्थात इसका घनत्व जो है वो ज्यादा होता है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का घनत्व जो है कम होगा, महासागरीय भूपृष्ठ का घनत्व ज्यादा होगा। महाद्वीपीय भूपृष्ठ का घनत्व जो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच होता है। महासागरीय भूपृष्ठ का घनत्व 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये अंडरस्टूड है, लेकिन आप लिख नहीं सकते हैं, आपके पास जो समय नहीं होता है। लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, व्हाइल डिस्कसिंग द सब्जेक्ट मैटर। उसी प्रकार से जो है जब भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करते हैं तो भूकंपीय तरंगों में एल, पी और एस तीनों भूकंपीय तरंगों का संचरण जो है हुआ इस दोनों महाद्वीपीय भूपृष्ठ के भागों से होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं घनत्व में बढ़ोतरी के साथ भूकंपीय तरंगों की गति में बढ़ोतरी होती है, इसलिए ये सभी भूकंपीय तरंगों की गति जो है क्या हुआ महाद्वीपीय भूपृष्ठ की तुलना में महासागरीय भूपृष्ठ में ज्यादा होती है। भूपृष्ठ हमेशा जो है क्या हुआ चट्टान से मिलकर के बना होता है। देयर इज ए कोरोलॉजी इन द जनरल साइंस। भूपृष्ठ चट्टानों से मिलकर के बना होता है, चट्टान जो है क्या हुआ खनिजों से मिलकर के बनता है। तो नेचुरली जो है क्या हुआ महाद्वीपीय भूपृष्ठ और महासागरीय भूपृष्ठ भी एक खास प्रकार के चट्टानों से निर्मित होता है। जहां तक महाद्वीपीय भूपृष्ठ का प्रश्न है, ये ग्रेनाइट चट्टान से मिलकर के बना होता है। महासागरीय भूपृष्ठ जो है क्या हुआ वो बेसाल्टिक चट्टानों से मिलकर के बना होता है। फिर चट्टान जो है क्या हुआ किसी खास प्रकार के खनिजों से मिलकर के बना होता है। हम कहते हैं कि ग्रेनेटिक रॉक जो है क्या हुआ ये मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के बना होता है, इसीलिए हम इसे सियाल परत के नाम से भी जानते हैं।
लाइकवाइज जब हम महासागरीय भूपृष्ठ के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस प्रकार जो बेसाल्टिक चट्टान है उसका मुख्य जो कि संघटक होता है सिलिका और मैग्नीशियम होता है। इस आधार पर आप इसे साइमा परत के नाम से जानते हैं। तो ये सभी जो है क्या हुआ, इन दोनों महाद्वीपीय भूपृष्ठ और महासागरीय भूपृष्ठ के बीच कुछ मूलभूत अंतर थे। उसी प्रकार से जब आप मेंटल को जो है क्या हुआ दो वर्गों में विभाजित करते हैं तो इसका जो कि उपविभाजन जो होता है ये दो भागों में होता है। ऊपरी जो कि मेंटल का भाग होता है उसे हम दुर्बल मंडल और उससे गहराई वाले भाग जो होते हैं मेंटल के उसे जो है क्या हुआ हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। दुर्बल मंडल की गहराई जो है क्या 100 किलोमीटर 350 किलोमीटर के बीच होता है। जस्ट हमने जो आपको डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि चूंकि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वो भाग है जहां पर कि भूकंपीय तरंगों की गति एकाएक कम हो जाती है और इसी वजह से इस भाग को हम दुर्बल मंडल या स्टेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसकी गहराई 100 किलोमीटर से 350 किलोमीटर के बीच होती है। इस गहराई के नीचे जो कि मेंटल का जो भाग होता है वो जो है मध्यमंडल कहलाता है और ये लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचती है। जहां तक कोर के विभाजन का प्रश्न है तो कोर को मुख्य रूप से जो है क्या हुआ हम दो उपवर्गों में उप विभाजित करते हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। फिर इस दो क्रोड में भी मुख्य अंतर है। पहली बात कि बाह्य क्रोड जो है क्या हुआ सेमी सॉलिड स्टेज में होता है, वहीं पर आंतरिक क्रोड जो है क्या हुआ वो मुख्य रूप से सॉलिड स्टेज में होता है। बाह्य क्रोड का जो भाग होता है आंशिक रूप से द्रवित भाग, और आप जानते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से यही बाह्य क्रोड होता है जो कि डायनामो की तरह कार्य करता है, जिसकी वजह से वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है उसकी वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप हो जाता है। और ये पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है वो चुंबकीय गुणों से अभिभूत है, ये जो है क्या हुआ यहीं से पता चलता है। आंतरिक क्रोड के बारे में हम ये कहते हैं कि इसका घनत्व जो है क्या हुआ सबसे ज्यादा होता है, ये ठोस रूप में होता है और मुख्य रूप से इसका कंस्टिट्यूशन जो होता है निकल, फेरस, कोबाल्ट और लोहा, इसका जो है क्या हुआ मुख्य जो है क्या हुआ वो कंपोजिशन होता है। और इस फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज के ज्यादा पाए जाने की वजह से पृथ्वी के अंतरतम भागों में जो है क्या हुआ चुंबकत्व का गुण भी पाया